नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं धीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दे और अन्य साथी जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिस भी माध्यम से खासतौर पर ग्रुप्स पर, उनको भी शेयर कर दे ताकि शासन की योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुँच पाए। देखिए, अनुग्रह सहायता योजना जो कि संबल के अंतर्गत ही आती है, इसमें स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं संबल योजना के अंतर्गत आती है। तो सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पत्र है श्रम विभाग का पत्र है, यानी कि शासन के आदेश के तहत हम ये सारी जानकारी देखने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से अधिकृत जानकारी होगी और हर कोई इस जानकारी को मानने के लिए बाध्य है, सरकार भी, कर्मचारी भी और अधिकारी भी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश है। प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके हित संवर्धन के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 लागू करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता योजना, अनुग्रह सहायता योजना, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये सारी योजनाएं आती है संबल योजना के अंतर्गत। तो एक एक करके हर एक योजना के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, योजना का नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से प्रभावशील है, लेकिन बीच में सरकार बदल जाने के कारण थोड़ी सी शिथिलता इस योजना में आ गई थी और फिर से इसे प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया है, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस से सरकार में लौटे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न तो यह होता है कि असंगठित श्रमिक कहते किसे हैं। तो असंगठित श्रमिक का मतलब उस व्यक्ति से है जो कि नौकरी, स्वरोजगार, घरों में नियोजन, वेतन हेतु कार्य, किसी ऐसे कार्य में नियोजन जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो, जिन्हें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त न होता हो। और इसके अलावा उसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होना चाहिए, शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए और आयकर देने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि हर वो व्यक्ति जिसके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि हो, वह व्यक्ति जो कहीं पर भी वेतन हेतु या फिर नौकरी धंधा करता हो, कार्य करता हो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन नौकरी में उसे भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ वगैरह की सुविधा न मिलती हो, ग्रेच्युटी वगैरह पेंशन की सुविधा न मिलती हो, उसके लिए यह योजना खास तौर से है। हितग्राही का मतलब है ऐसे असंगठित श्रमिक जिसे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2018 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया हो। और पंजीकृत करने का काम है आपकी ग्राम पंचायत का या फिर नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत या नगर पालिका का। परिवार का क्या मतलब होता है? देखिए, चाहे सरकार की कोई भी योजना हो, परिवार का मतलब होता है खुद, पति पत्नी और आश्रित पुत्र पुत्री, इनको कहा जाता है इस योजना के अंतर्गत परिवार। उत्तराधिकारी का मतलब है पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, पुत्र और पुत्रियां, पति पत्नी जीवित न हो तो उत्तराधिकारी होगा पुत्र और पुत्रियां, उनको यह राशि मिलेगी। ये भी ना हो तो फिर माता पिता को मिलेगी, और न पति पत्नी हो, न पुत्र पुत्री हो, न माता पिता हो तो फिर भाई बहन के खाते में राशि डाली जाती है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि स्थायी अपंग किससे कहेंगे। तो दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्थायी अपंगता वाला लाभ मिलेगा। आंशिक स्थायी अपंगता का मतलब है कि एक हाथ या एक पैर की हानि हो जाए दुर्घटना में। अब बात करें अंत्येष्टि सहायता योजना की। तो अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए की राशि तुरंत दी जाती है जैसे ही मृत्यु हो किसी श्रमिक की। आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया की हम बात करें तो गांव में अथवा शहर में किसी पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु की सूचना आवेदन अथवा अन्यथा प्राप्त होने पर
संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव या नगरीय क्षेत्र में अधिकृत अधिकारी तत्काल पीड़ित परिवार से संपर्क कर उन्हें अंत्येष्टि सहायता राशि का नगद भुगतान करेगा। किसी आवेदन पत्र की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आवेदन पत्र की प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही सूचना मिलती है सचिव को या फिर नगरीय क्षेत्र के अधिकारी को, तो तुरंत 5,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य स्तर पर योजना के नोडल बैंक खाते से प्रति ग्राम पंचायत 10,000 रुपये की राशि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अंत्येष्टि सहायता राशि का संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव अग्रिम आहरण कर सकेगा, यानी कि बिना किसी अनुमति के यह इसका लाभ उठा सकता है और राशि निकाल सकता है। यह राशि उसके पास स्थायी अग्रिम के रूप में रह सकेगी। अग्रिम यानी कि एडवांस। इसी प्रकार नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद को रुपये 50,000, नगर पालिका को 1 लाख, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल नगर निगम को 5 लाख और शेष नगर निगमों को 2 लाख की अग्रिम राशि राज्य स्तरीय नोडल बैंक खाते से दी जाएगी। ग्राम पंचायत का सचिव या नगरीय निकाय का अधिकृत अधिकारी नगद भुगतान करने के लिए अपने पास सदैव कम से कम 10,000 रुपये की राशि रखता है। वह असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 5,000 रुपये की राशि का नगद भुगतान करेगा। संबंधित सचिव या नगरीय निकाय का अधिकृत अधिकारी द्वारा राशि के भुगतान का पंचनामा बनाया जाएगा। पंचनामा में मृतक का नाम, उसका जीवित पूर्व का पंजीयन क्रमांक कौन सा चलेगा? जो आपका संबल आईडी का पंजीयन है वही श्रमिक पंजीयन के रूप में मान्य होता है यदि आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हो तो। मृत्यु दिनांक आदि का उल्लेख किया जाएगा। पंचनामा में मृतक के उत्तराधिकारी जिसने राशि प्राप्त की हो, परिवार के एक अन्य सदस्य, एक पड़ोसी तथा ग्राम के सरपंच, पंच या निगरानी समिति के किसी एक सदस्य के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। पंचनामे पर जिनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे उनके नाम और मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध हो तो अवश्य दर्ज किए जाए। पंचनामा का प्रारूप भी आपको दिखाएंगे और वह आप इस वीडियो के नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर पाएंगे। अंत्येष्टि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक असंगठित श्रमिक की आयु का कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत्येष्टि योजना के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है। 5,000 रुपये की राशि कितनी भी आयु हो उसको मिलेगी। ग्राम पंचायत सचिव या नगरीय निकाय का अधिकृत अधिकारी पंचनामे को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय को प्रेषित करेगा, जो आवश्यक परीक्षण के उपरांत पंचनामे को पोर्टल पर अपलोड कर स्वीकृति जारी करेगा। स्वीकृति जारी होने पर पहले से दी गई अग्रिम राशि में से भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जाएगा। तो 5,000 की राशि तो पंचायत सचिव तुरंत दे देगा। उसके बाद में जो शेष राशि रहेगी उसके लिए प्रकरण आपका जाएगा जनपद पंचायत में या फिर नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को। उपरोक्त अनुसार समायोजित राशि के समतुल्य राशि संबंधित पंचायत या नगरीय निकाय के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, जिसका संबंधित ग्राम पंचायत सचिव या नगरीय निकाय का अधिकृत अधिकारी फिर से नगद आवरण कर सकेगा, ताकि उसके पास स्थायी अग्रिम के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपये की राशि फिर से उपलब्ध हो जाए। तो जैसे ही किसी को इस 10,000 में से 5,000 या 10,000 रुपये सचिव डालता है उसके खाते में, उसके बाद में फिर से यह राशि सरकार के द्वारा सचिव के खाते में डाल दी जाती है, ताकि बाद में जरूरत पड़े तो तुरंत काम आ जाए। पदाभिहित अधिकारी इस योजना की स्वीकृति जारी करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को भी अधिकृत कर सकता है। बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को काम सौंप सकता है। पदाभिहित अधिकारी कौन होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत का सीईओ और नगरीय क्षेत्र के लिए सीएमओ या फिर आयुक्त। अनुग्रह सहायता योजना के बारे में हम पहले ही राशि की बात कर चुके हैं कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत जो श्रमिक है, स्थायी अपंग, आंशिक स्थायी अपंग या मृत होने की दशा में स्थायी अपंग हो, यानी कि दोनों हाथ दोनों पैर इस प्रकार का नुकसान हो तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। आंशिक रूप से स्थायी अपंग हो, एक हाथ एक पैर वाला, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए मिलते हैं उसके वारिस को, और सामान्य मृत्यु होने पर भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य मृत्यु हो तो भी इस योजना के तहत राशि दी जाती है, लेकिन इसमें कुछ बंधन भी है। देखिए, पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक ने यदि आत्महत्या की हो तो इस योजना की पात्रता नहीं होगी। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या दुर्घटना दिनांक को आयु 60 साल से अधिक है तो फिर उसको अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं होगी। तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं होगी
लेकिन जो तुरंत सहायता 5,000 रुपये की मिलती है उसमें आयु का बंधन नहीं है, वह सभी श्रमिकों को मिलनी है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अच्छा, आवेदन कहाँ पर करें? तो आवेदन ऑफिस में जाके आप कर सकते हैं, ग्राम पंचायत कार्यालय में कर सकते हैं, और नगरीय क्षेत्रों में जो भी जगह इसके लिए निमित्त की गई हो वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी बात करें तो अपंगता की स्थिति में आवेदक सादे कागज पर अधिकारी को संबंधित आवेदन पत्र कंडिका 8 में उल्लेखित किसी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, यानी कि यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन पत्र में वह ये जानकारी अनिवार्य रूप से भरना चाहिए, आवेदक का नाम हो, श्रमिक का जीवित पंजीयन क्रमांक हो, घटना का विवरण और दिनांक जिसके कारण अपंगता हुई वह जानकारी भरनी है, बैंक खाता का विवरण, इसमें खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, पता और IFSC कोड, ये सभी जरूर भरना है। प्रभावित पंजीकृत श्रमिक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आवेदन पत्र में आवेदक की ऐसी स्वघोषणा की वह सही जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। आगे हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल के चिकित्सक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक कंडिका 3.5 और 3.6 में दी गई परिभाषा के अनुसार स्थायी अपंग अथवा आंशिक स्थायी अपंग, तो अपंगता का या विकलांगता का प्रमाण पत्र लगेगा। कोई ऐसा साक्ष्य जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह दिनांक 1 अप्रैल 2018 के पश्चात अपंग हुआ है। इस संबंध में मौखिक साक्ष्य भी स्वीकार्य होगा। मौखिक साक्ष्य यानी कि कोई कह दे कि हाँ भाई मैंने देखा है, मेरे सामने ऐसा हुआ है, तो वह भी स्वीकार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो अस्पताल है वह इसके लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। परीक्षण के बाद में जो भी अधिकारी है वह अनुग्रह राशि स्वीकृत करके पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में भुगतान कर देगा। ये तो बात हुई अपंगता की स्थिति में। बात करें कि श्रमिक की मृत्यु हो जाए तो क्या करें। मृत पंजीबद्ध श्रमिक का उत्तराधिकारी अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए वही सादे कागज पर आवेदन करेगा। आवेदक का नाम, मृतक का नाम, उसका पंजीयन क्रमांक, मृत्यु की दिनांक, घटनाक्रम का विवरण, आधार नंबर, उत्तराधिकारी जो है उसका विवरण, नाम, पता और मोबाइल नंबर। उत्तराधिकारी कौन कौन हो सकते हैं ऊपर हम बात कर ही चुके हैं। वारिस, आवेदन पत्र में आवेदक की ऐसी स्वघोषणा कि वह सही जानकारी प्रस्तुत कर रहा है और मृतक की मृत्यु का कारण आत्महत्या नहीं है, ये सभी जानकारी आवेदन में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में पुलिस की FIR लगेगी और मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। कोई ऐसा साक्ष्य जिससे मृत्यु के कारण स्पष्ट हो सके ताकि यह विनिश्चित किया जा सके कि यह सामान्य मृत्यु है या फिर दुर्घटना में वो मृत्यु है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में राशि भी अलग अलग स्वीकृत की जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु में 4 लाख रुपए की राशि मिलती है, जबकि सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस प्रकार से बैंक खाते में फिर भुगतान किया जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया क्या रहेगी, देखिए 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाना आवश्यक है, यह भी नियम है। पोर्टल पर राशि के भुगतान करने के साथ साथ स्वीकृति या अस्वीकृति पत्र भी पोर्टल से ही जारी होगा, जिससे कि आवेदक को तामील किया जाएगा। यह संभव है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के साथ साथ अन्य किसी योजना का लाभ प्राप्त करने की कोशिश करे। ऐसी स्थिति में पदाभिहित अधिकारी अनुग्रह राशि स्वीकृत करने से पूर्व आवेदक से यह स्वघोषणा प्राप्त करेगा कि उसने जिस घटना के आधार पर अपंगता या मृत्यु से संबंधित अनुग्रह राशि प्राप्त की है, उसी घटना के आधार पर उसने किसी अन्य शासकीय योजना के अंतर्गत न तो कोई अनुग्रह राशि प्राप्त की है और न भविष्य में करेगा। अगर वह ऐसी स्वघोषणा देने से इनकार करता है तो फिर उसे इस तरह की अनुग्रह राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसी आवेदक को अपंगता या मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी को बीमा राशि प्राप्त हुई है तो उसे इस योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि यदि आपका पहले से बीमा हो तो बीमा की राशि भी आपको मिलेगी और अनुग्रह सहायता राशि का लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं, मृत्यु के कारण
उनका लाभ आपको फिर प्राप्त नहीं होगा। अन्य सरकारी योजनाओं का मतलब है कि मृत्यु के संबंध में जो राशि मिलती है किसी भी योजना के तहत यदि मिलती है तो अन्य योजना के तहत फिर आपको राशि नहीं लेनी है। पदाभिहित अधिकारी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये तो हमने बात की अनुग्रह सहायता राशि की। संबल योजना के अंतर्गत एक और योजना है उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। पंजीकृत असंगठित श्रमिक को उनके व्यवसाय की उन्नति के लिए जिस संवर्ग का श्रमिक है यदि उसी संवर्ग के लिए उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया है तो प्राप्त ऋण का 10% या 5,000 जो भी कम हो वह भी अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है। संबल योजना के तहत इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अनुदान का यह लाभ पंजीकृत श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र तक एक बार प्राप्त करने की पात्रता रहती है। अनुदान का भुगतान उसी श्रमिक को किया जाएगा जिसने बैंक से उपकरण लेने के लिए ऋण लिया हो। आगे देखेंगे कौन कौन से उपकरण। ऐसा ऋण 1 अप्रैल 2018 के पश्चात उसे बांटा गया हो और वह उपकरण भी प्राप्त कर चुका हो। अन्य योजना के अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिए। अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदक श्रमिक को निर्धारित प्रारूप में बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही क्रय किए गए उपकरणों के बिल की जो प्रति है वह भी संलग्न करनी होगी। इसके लिए प्रक्रिया वही है कि आपको एक सादे आवेदन में जानकारी प्रस्तुत करनी है। ये सभी जानकारी उसमें होनी चाहिए। बैंक का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 4 में आगे हम देखेंगे। पदविवाहित अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्र की पोर्टल पर जांच करेगा, पात्रता सुनिश्चित करेगा और उसके बाद में खाते में राशि डाल दी जाएगी स्वीकृति होने के बाद में। पदाभिहित अधिकारी है मुख्य नगरपालिका अधिकारी या ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। इसके अलावा संबल योजना के तहत ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की भी योजना है। परिचय पत्रधारी असंगठित श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग या प्रशिक्षण के लिए भी सब्सिडी की पात्रता होगी। योजना में हितलाभ का भुगतान किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अधिकतम एक बार देय होगा। तो यह थी दोस्तों संबल योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और अन्य साथियों को भी शेयर करें जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से जुड़े हों। देखिए यहाँ पर जो पंचनामा बनता है इस प्रकार से पंचनामा बनेगा। ये सभी जानकारी उसमें रहनी है। मृतक का नाम, मृत्यु की दिनांक, मृतक का पंजीयन क्रमांक, ग्राम का विवरण जहाँ पर राशि वितरित की गई, जनपद या नगरीय निकाय का विवरण जिसके अंतर्गत यह ग्राम या फिर वार्ड आता है, सहायता राशि प्राप्तकर्ता का विवरण और ये घोषणा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। इस तरह से यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। श्रम विभाग में श्रम विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी राशि मिलती है। देखिए यहाँ पर सामान्य मृत्यु हो, निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष या कम हो तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु हो तो फिर 45 वर्ष से अधिक आयु की स्थिति में 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, स्थायी अपंगता पर 2 लाख और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। श्रम विभाग के तहत किसान कल्याण या मंडी बोर्ड के अंतर्गत आंशिक स्थायी अपंगता पर ये अलग अलग योजनाएं। देखिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना है, इसमें स्थायी आंशिक स्थायी अपंगता पर 7,500, स्थायी अपंगता पर 25,000 और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख मिलते हैं। किसान कल्याण बोर्ड के तहत आप लाभ उठाते हैं। मुख्यमंत्री मंडी अम्माल, इसके अंतर्गत आप यदि पंजीकृत हैं तो यह राशि आपको मिलेगी। वीडियो को रोक करके या फिर क्लोज करके आप देख सकते हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत यदि आप मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, आम आदमी बीमा योजना में पात्र हो तो यह राशि आपको मिलेगी। राजस्व विभाग के RBC 6,4 के अंतर्गत यह राशि मिलती है। दुर्घटना में 2 अंग नष्ट होने पर 4 लाख, प्राकृतिक आपदा के कारण 40% से अधिक 40 से 60% विकलांग होने पर 59,100 और 60% से अधिक विकलांग होने पर 2 लाख, नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर 25,000,
जन कल्याणकारी योजना वन विभाग की, इसके अंतर्गत सांप, गोहरा, जहरीले जंतु को छोड़कर यदि मृत्यु हुई हो तो वन्य प्राणी जो है, अन्य वन्य प्राणी जो हिंसक प्राणी होते हैं उनके कारण मृत्यु हो तो 4 लाख मिलते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख मिलते हैं। तेंदुपत्ता योजना के अंतर्गत आप पंजीकृत हो तो आंशिक अपंगता पर 20,000 मिलते हैं, स्थायी अपंगता पर 50,000 मिलते हैं, सामान्य मृत्यु पर 10,000 मिलते हैं और दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख मिलते हैं। दंगे से प्रभावित परिवारों को यह राशि दी जाती है। करंट से यदि मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। 40% से अधिक 60% विकलांगता हो जाए करंट के कारण तो 59,100 रुपये मिलते हैं और 60% से अधिक विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि अनुसूची में क्रमांक 4 से 9 तक की योजनाएं वर्तमान योजना में समाहित की जाती है। तो वर्तमान योजना जो है उसके तहत इसका लाभ मिलेगा, न कि पुरानी योजनाओं के तहत। वर्तमान योजना की जानकारी हमने सबसे ऊपर दी है। इसके अलावा जो अनुदान उपकरण योजना है उसके अंतर्गत इन उपकरणों पर अनुदान मिलता है। सिलाई मशीन 10% या 5,000 दोनों में से जो कम हो। सफाई श्रमिक के लिए गमबूट, दस्ताने, मास्क और एप्रन, पुरुष सम्मान का जूता हो, इन पर ये सभी चीज़ें हैं जिन पर अनुदान मिलता है। मतलब छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर 5,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। अनुदान प्राप्त करने के लिए बैंक से इस तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है कि इतनी राशि बैंक से मिली है और अन्य किसी योजना में कोई अनुदान राशि स्वीकृत नहीं की गई है। शाखा प्रबंधक का नाम, बैंक और शाखा का नाम और बैंक की सील। साथियों, इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न सुझाव का हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं सुझाव हो तो। लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।